जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, म्हारो प्यारो हिंदुस्तान। भाया मैं कहीं कह रही कि अक्सर जो अपना बड़ा बुजुर्ग होवे छे ना, वो कहवे छे कि जो काम करो सोच समझ के करो, जो बोलो वो भी सोच समझ के बोलो और तोल तोल बोलो। बिल्कुल। पर कदे सोचा कहीं आपा कि भई आ सोचवा भी जो छे ना, सोचबो वो एक कला छे। हर आदमी ई कला ने कौन जाने, और जो आदमी ई कला ने जाने हैं, जी के पास या कला हुए है ना, उनको मार्ग बहुत ही साफ और जीवन एकदम सरल बन जावे है। सफल जीवन जीवा को महत्वपूर्ण सूत्र है सकारात्मक दृष्टि से सोचबो। भाई सकारात्मक सोच है जो जीवन में हर उलझन ने सुलझावा की कहीं छे ताकत राखे छे। और आज के हमारे जो पावने, हमारे अतिथि यहाँ पधारे हैं, वो भी ऐसी ही एक प्रेरणादायी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपनी कलम, अपने शब्दों के जोर पर जन जन में अलख जगाई। तो कराला भाई वासु भी जान पहचान, पर उनसे पहले कहीं बोलाला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, महाको प्यारो हिंदुस्तान। आज हम आका भाया जी विवेकानंद शर्मा और ये छे हमारी जीजी अनीता जी प्रधान। जो बात एक है बोलबा की, तो मैंने याद आ गई कि मीठो मीठो बोल, तोल तोल बोल, हाँ। तोल तोल बोल थारा बोल अनमोल, मीठो मीठो बोल। तो अयान की जो बात है, अयान का सकारात्मक विचार जो है बे मार करने आवी, या तो बड़ा बुजुर्गों कने आप बैठा बासु बात करा, या फिर आप बढ़िया अच्छी अच्छी चोखी चोखी आप किताबा पढ़ा। तो बासु ए सारा चोखा विचार जो है आपने मन में आवी। आज आपने जो पावना आपना स्टूडियो में आया छी, हाँ। बाको भी आप दर्शकों से परिचय करवावा। हाँ। तो बेबी जो है किताबा लिखवा के मामला में और पत्र पत्रिका का मायना, हाँ। जो है बड़ो काम बाको रहे हो। और दर्शकों ने बताया कि राजस्थान में एक बहुत जबरदस्त पत्रिका पाथेगण का नाम सुन आप भी ने जाना, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गांवों में जावाली पत्रिका के मायने भी को नाम हुए, और कई जो है लाखों तक की प्रसार संख्या भी की हुई। तो बी को 35 साल तक संपादन करया। हाँ। अयान का जो है आपने आज पावना छे श्रीमान कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। स्वागत है सर, अलबेलो राजस्थान में आए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना यही चाहेंगे कि जिस तरीके से पाथेगण पत्रिका की जो बात है, हाँ। तो पाथेगण पत्रिका किस प्रकार से प्रारंभ हुई, और उसकी जो विकास यात्रा की भी बात करें, राजस्थान के गांव गांव तक वो पहुंची, हाँ। लेकिन आखिर वो बीज कब लगा, कैसे लगा, किस प्रकार से? पर भाया एक बात हमारे दिमाग में आई, पाथेगण जो नाम रखा, पथ कण कण में, जन जन में जो ऊर्जा का संचार किया पत्रिका के माध्यम से, हाँ। इतनी अच्छी सोच कैसे इसकी उपज हुई? ये जो संघ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनमें ये चिंतन चल रहा था कि भाई अखबारों में जो समाचार आते हैं बहुत पॉजिटिव समाचार नहीं होते हैं जी, और ख़ासकर जो समाज से जुड़े हुए, समाज का चिंतन करने वाले, राष्ट्र का चिंतन करने वाले, ऐसे समाचारों को या तो महत्व नहीं मिलता है, या महत्व मिलता है तो बहुत थोड़ा सा मिलता है। तो 1984 की जो प्रतिनिधि सभा हुई नागपुर में, उसमें ये तय हुआ कि हर प्रांत से एक जागरण पत्रिका निकाली जाएगी। तो राजस्थान के लिए भी तय हुआ। तो 1985 के अप्रैल में ये शुरू हुई राजस्थान में। इसी विचार से शुरू हुई कि जो समाचार समाज तक जाने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए, उनको प्रमुखता से जो है इसमें प्रकाशित किया जाए। ये विचार उस समय रहा। हाँ। हम निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं कि संघ का जो विचार है, संघ के जो समाचार हैं, वो ठीक प्रकार से जन जन तक पहुंचे, उसके लिए जागरण पत्रिका इनको कहा गया। और 1984 में जो बैठक हुई, उसमें जो है वहां से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रादुर्भाव हुआ। नहीं, और उससे भी बड़ा अच्छी सोच ये लगी कि शहरों में तो 10 तरीके के अपने पास तौर तरीके हैं, माध्यम हैं, लेकिन गाँव में खासकर जो पत्रिका के माध्यम से अलख जगाने का आपने कार्य किया। मैं इसमें एक सुधार कर दूं। हाँ। संघ के समाचार नहीं आते हैं इसमें। मैं जब तक संपादक रहा तब संघ के समाचार बहुत कोई ज़रूरी होते थे तो ही देता था उसमें। अच्छा। लेकिन जिनका सरोकार समाज से है, समाज उत्थान से है, राष्ट्र के उत्थान से है, समाज का उत्साहवर्धन करने वाले हैं,
ऐसे समाचार ढूंढ ढूंढ कर हम लाते थे पूरे प्रांत से। अखबारों में देखते थे कि भाई किसी कोने में छोटा समाचार है, उसको फिर ठीक से बड़ा कर देते थे। तो मुख्य रूप से जागरण पत्रिका का यही उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य से मैं भी 35 वर्षों तक करता रहा काम। आज भी इसी उद्देश्य को लेकर चल रही है जी। बहुत बहुत ही अच्छी सोच है। पर भाया, मैं बहुत देर से ना ये किताब नहीं देख रही हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय जी। तो बस ये जो धर्म की स्थापना की आपने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है, इसके अंदर क्या है वो भी जानना चाहेंगे कि क्या गागर में सागर आपने भरा है इसमें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू संगठन का कार्य करते हुए 100 साल पूरे हो गए जी। तो 2-3 साल पहले मेरे दिमाग में विचार आया कि संघ की ठीक ठीक जानकारी देने वाली कोई पुस्तक होनी चाहिए। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, सबका इसमें जिक्र किया है जी, पर वो सारी पुस्तकें संघ की एकांगी जानकारी देती है। जैसे कुछ 8-10 अंधों को कहा जाए कि भाई हाथी कैसा होता है ज़रा बताओ जी, तो कोई एक पैर पकड़ेगा अंधा, वो कहेगा साहब खंबे जैसा होता है हाथी। कोई पूंछ पकड़ेगा तो कहेगा हाथी रस्सी जैसा होता है। तो संघ के बारे में भी इसी प्रकार का एकांगी विचार सारी पुस्तकों में था। तो मैंने कहा कि एक स्वयंसेवक के नाते से जिसने संघ को ठीक से देखा हो, वो जानकारी इसमें होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि धर्म संस्थापनार्थाय नाम इसलिए रखा कि स्वयंसेवकों ने या डॉक्टर हेडगेवार जी ने धर्म की स्थापना का कार्य किया जी। जो स्वयंसेवक 100 सालों से जो प्रयत्न कर रहे हैं जी, भारत में धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयत्न है जी। इसीलिए पुस्तक का नाम है धर्म संस्थापनार्थाय जी। आपने भी चर्चा में कहा कि संघ जो है वो 100 वर्ष से हिंदू संगठन का कार्य कर रहा है, लेकिन संघ के संगठनों की बात करें, आनुषंगिक संगठनों की, विचार परिवार की बात करें, उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी जो है एक संगठन है जी। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए कि किस तरह का काम है, कैसा काम है। नहीं, इसमें कहाँ आपत्ति है? क्या आपत्ति की बात क्या है? नहीं, आपत्ति की बात नहीं, सामान्य दर्शकों को मुस्लिम मंच है तो मुस्लिम जो है इसी देश के हैं, जो है यही हमारे ही बंधु हैं। कोई 2 पीढ़ियों पहले, 3 पीढ़ियों पहले मुसलमान बने होंगे, पर पहले तो हिंदू ही थे। तो सारा समाज एक ही है, तो उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में कहाँ आपत्ति है? अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ की ये जो 100 वर्ष की अनथक यात्रा है, एक बीज 1925 में जिस प्रकार से रोपित किया गया कुछ बालकों के साथ में, और अब इतना बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हो गया, उसने जो रूप ले लिया। इस यात्रा को किस तरीके से आप देखते हैं? वैसे तो ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। संघ के जो द्वितीय संघ सरसंघ चालक श्री गुरुजी थे, वो कहा करते थे कि संघ को अपनी अर्ध शताब्दी या शताब्दी नहीं मनानी है, नहीं मनानी है। हाँ। ऐसा गुरुजी गोलवलकर जी कहते थे। मैंने खुद सुना है जी। तो वो इसलिए कहते थे कि भाई जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करना है, और 100 साल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि लक्ष्य हम अपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन तो भी 100 साल तक एक विचार का चलना, लोगों का उससे जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। बहुत सफलता की बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कोई वैसे प्रसन्नता की बात नहीं है। लेकिन तो भी अब चूंकि लक्ष्य इतना कठिन था कि 100 साल में भी पूरा नहीं हुआ जी, और प्रयत्न करना पड़ेगा। नहीं, और करेंगे। बिल्कुल पूरा हुआ है। वो है ना, वृक्ष जितना लदा होता है उतना ही झुका होता है। ये तो बड़ों की बातें हैं और उनकी नम्रता है कि इतना सब कुछ करते हुए भी अभी उन्हें अधूरापन इसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं तो ये जानना चाहूंगी, जो 100 वर्षों का ये सफर रहा, कौन से ऐसे क्षण थे या कौन से ऐसे कार्य थे जो आपके बहुत प्रेरक रहे आपको और लोगों के लिए प्रेरणादायी भी रहे, और क्या ऐसे काम आप समझते हैं कि बाकी हैं जिनके लिए बहुत अभी प्रयास करना है, मेहनत करनी है? देखिए, संघ का जो विचार है वो अपने आप में प्रेरक है जी। उस विचार से जुड़ने के बाद अपने आप जो है प्रेरणा मिलती रहती है, काम करते रहते हैं और उत्साह से काम करते रहते हैं। तो संघ का विचार ही प्रेरणादायक है।
लेकिन क्या है कि स्वयंसेवक प्रयत्न करते हैं कि समाज में एकात्मता स्थापित हो जी। लेकिन राजनीति पूरा प्रयत्न करती है कि समाज टूट जाए। आज भी मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था जी। कर्नाटक के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया जी, उनका स्टेटमेंट था कि लिंगायत ये अलग एक रिलीजन है। अब बताइए, हिंदू समाज से अलग होने की, समाज को तोड़ने की बात राजनीति के लोग करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा जो लक्ष्य है संघ का, जो स्वयंसेवकों का जो लक्ष्य है जी। वो इसीलिए पूरा होने में कठिनाई आ रही है कि राजनीति उसमें अड़ंगे डालती है, तोड़ती है समाज को। इस तरह का विचार जो राजनीति के माध्यम से फैलता है कि उसमें समाज में एकात्मता के स्थान पर विभिन्नता स्थापित हो, इसलिए मुश्किल लग रही है, लेकिन होगा, लक्ष्य पूरा निश्चित रूप से होगा। जी, आपने बात कही कि संघ जिस लक्ष्य को लेकर चला था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और संघ के स्वयंसेवक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अहर्निश कार्य कर रहे हैं। क्या लक्ष्य है, क्या तय किया हुआ है कि ये जब प्राप्त हो जाएगा फिर आवश्यकता नहीं रहेगी? संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, पूरे समाज में एकात्मता, समरसता, एक रूपता नहीं कह रहा हूँ मैं, एकात्मता और समरसता जी। और जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में पहले राष्ट्र फिर मैं, ये विचार जब उत्पन्न हो जाएगा तो हम मानेंगे कि लक्ष्य पूरा हुआ है। बड़ा ही पवित्र लक्ष्य है और राष्ट्र प्रथम, ये जो मूल बात है, यही बात कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी बता रहे हैं कि संघ इसी लक्ष्य को लेकर चला है कि सबके लिए पहले देश प्रथम होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत बहुत ज़रूरी भी है। एक सवाल, क्योंकि मैं महिला छूँ तो महिला से जुड़ो एक सवाल है कि भाई संघ में पुरुष तो अपनी भूमिका निभा लेते हैं, शाखा जाते हैं, वहाँ जो भी राष्ट्र हित के जो काम हैं, जो उनकी जो योजनाएं हैं उसको रंग देते हैं, लेकिन महिलाएं जो शाखा नहीं जाती हैं, संघ से जुड़ना चाहें, अपना राष्ट्र में हित में अपना योगदान देना चाहें, उसके लिए किस प्रकार वो जुड़ सकती हैं? वैसे तो पुरुष और महिला को अलग अलग करके देखना ठीक नहीं। अपने यहाँ तो पूरा परिवार एक इकाई है जी। पति और पत्नी मिलकर एक होल बनता है, एक इकाई बनती है, यूनिट बनती है। तो अगर स्वयंसेवक पुरुष अगर जाते हैं तो उसका संस्कार अपने आप घर में पहुंचता है। लेकिन तो भी संघ को देखकर 1936 में मौसी जी नाम से जो प्रसिद्ध है, वंदनीय मौसी जी, लक्ष्मीबाई केलकर जी, उन्होंने 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। राष्ट्र सेविका समिति जी। उसमें महिलाएं आती हैं, जैसे संघ की शाखाएं लगती हैं वैसे महिलाओं की भी शाखाएं लगती हैं जी। और वो काम शुरू करने से पहले डॉक्टर हेडगेवार जी से उन्होंने चर्चा की थी जी। तो डॉक्टर जी ने कहा कि भाई हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन ये संगठन पैरेलल रहेंगे, आपस में कहीं मिक्सअप नहीं होंगे जी। आप अपना संगठन चले, ये पुरुष संघ अलग चल रहा है। तो ये सहयोग पूरा रहता है, स्वयंसेवकों का पूरा सहयोग रहता है कि भाई सेविका समिति का काम भी बढ़े। तो महिलाओं में संस्कार देने के लिए विशेष रूप से राष्ट्र सेविका समिति 1936 से काम कर रही है और पूरे देश में राष्ट्र सेविका समिति का भी काम है। और जैसे संघ के प्रचारक हैं वैसे ही राष्ट्र सेविका समिति की भी प्रचारिकाएं होती हैं जी, जो पढ़ने के बाद जो है अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित करती हैं। तो इसलिए महिलाओं को भी संस्कारित करने का काम बड़े ठीक प्रकार से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और वैसे जो समान विचारों के जो अन्य संगठन हैं उनमें तो सब महिलाएं पुरुष सब रहते ही हैं, सब एक साथ समान रूप से उनकी सहभागिता है। जो कार्य पद्धति की बात करें, बाकी जो संगठन है, मजदूर संघ है, सब में बिल्कुल विविध संगठन जो हैं, विविध कार्य हैं संघ के, उनका भी अपना संगठन अपने अनुसार चल ही रहा है। और ठीक उसी प्रकार कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने बताया कि राष्ट्र सेविका समिति का भी कार्य उसी प्रकार चल रहा है। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से संघ की जो कार्य पद्धति है, जो शाखा की कार्य पद्धति है, क्या राष्ट्र सेविका समिति में भी उसी प्रकार से 1 घंटे की शाखा लगती है, उसी प्रकार से वही प्रार्थना होती है, या फिर अलग से कुछ प्रार्थना है? क्या कुछ साम्यता है और क्या कुछ अंतर उसमें लगता है? पद्धति वही है जी जी। दैनिक शाखा की पद्धति है
भगवा ध्वज को गुरु माना है। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि वो प्रार्थना अलग है उनकी। अच्छा। सेविका समिति है इसलिए प्रार्थना अलग है जी। उत्सव भी उनके अलग हैं जी। अच्छा। कुछ जो है वो उन्होंने जैसे अहिल्या देवी माता हैं, लक्ष्मीबाई हैं, इन सबको जो प्रेरक हैं वो भी उनकी महिलाएं हैं जो जी। देश की जो बड़ी श्रेष्ठ महिलाएं हुई है वो उनकी प्रेरणा स्रोत हैं। बाकी पद्धति वही है, लगभग समान है, मामूली सा फर्क है। इसके साथ ही एक दुर्गा वाहिनी ये नाम जो एक दुर्गा आया, वाहिनी हाँ, ये सेविका समिति से जुड़ा हुआ नहीं है जी। अच्छा। ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद जो महिलाओं को संस्कारित करने का काम, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का काम, आत्मरक्षा में सक्षम बनाने का काम जो करती है वो विश्व हिंदू परिषद का काम है। हाँ, दुर्गा वाहिनी नारी सशक्तिकरण को लेकर दुर्गा जो महिला हाँ, शक्ति जी। के लिए। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष में कई तरह के कार्यक्रम भी हो रहे होंगे, तो हम चाहेंगे दर्शकों तक उन कार्यक्रमों की भी कुछ जानकारी हो जाए कि किस तरह के कार्यक्रम संघ इस शताब्दी वर्ष में करने वाला है। हाँ, सब स्वयंसेवकों को सूचना है कि मुख्य रूप से शताब्दी वर्ष में 2 उद्देश्य रखे हैं। एक तो व्यापक जनसंपर्क और दूसरा सामाजिक समरसता। 2 मुख्य रूप से जो मेरे समझ में आया है। और उसके लिए वर्ष भर कोई 4-5 कार्यक्रमों की योजना बनी है। अभी जैसे विजयदशमी पर बस्ती के अनुसार हिंदू सम्मेलन हुए। बस्ती के अनुसार, बस्ती छोटी इकाई है। शहरों में 10,000 पर, गाँवों में थोड़ा सा जो है थोड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो हर 10,000 की जो बस्ती है आबादी की, उसमें बस्ती के अनुसार हिंदू समाज का एकत्रीकरण किया गया। जी। उसके बाद सद्भाव बैठकें हैं, जनसंपर्क का कार्यक्रम है। इस प्रकार से 5 कार्यक्रम वर्ष भर में लेने की योजना जो मुझको सूचना है, 5 कार्यक्रम वर्ष भर में लेंगे। और उद्देश्य केवल यही है कि व्यापक जनसंपर्क हो, संघ का भी विस्तार हो और समाज में समरसता और एकात्मता उत्पन्न हो। जी। ये मुख्य रूप से उसका उद्देश्य है। विजयदशमी पर तो सामान्यतया संघ की शाखाओं की ओर से जो है वो पथ संचलन के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो इस बार ये शताब्दी वर्ष में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। पथ संचलन के कार्यक्रम भी हुए हैं। अच्छा। जयपुर में शायद नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी स्थानों पर हुए हैं। अन्य स्थानों पर हुए। विजयदशमी से 2-1 दिन पहले, 2-1 दिन बाद में जी। तो पथ संचलन के भी हुए हैं। फिर क्या है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से एक आदेश आ गया और वैसा ही सबको करना है। हर शाखा अपने हिसाब से स्वतंत्र है कार्यक्रम करने के लिए। ये बड़ी खूबसूरती है। मोटे कार्यक्रमों का एक गाइडलाइन रहती है, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब कार्यक्रम बनाते हैं। जी। जी। जिन्होंने तय किया कि पथ संचलन निकालना, उन्होंने पथ संचलन निकाला। जो लेकिन मुख्य रूप से जो बस्ती के अनुसार जो सम्मेलन है, एकत्रीकरण है, वो करने हैं, वो सब जगह हुए हैं। वो कार्यक्रम जो है वो सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विचार करके तय किए, तो वो कार्यक्रम सब जगह होंगे। जी। जी। आज आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं, लोगों के लिए इतनी बड़ी आप प्रेरणा हैं, पर अगर बचपन की पगडंडी पर चलें तो किस तरह का था बचपन और पारिवारिक माहौल कि जिसने आपको इस कार्य के लिए, सत्कर्म के लिए हमेशा प्रेरित किया? देखिए, मेरे पिताजी भी स्वयंसेवक रहे और 1948 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा था तो पिताजी भी जेल गए थे उस समय। अच्छा। तो संघ के संस्कार तो हमारे खून में ही थे। जी। फिर क्या था कि मैं जब मसूदा एक जगह है अजमेर जिले में, अजमेर के पास, वहाँ मैं पढ़ता था 6ठी क्लास में। जी। तो वहाँ STC भी है, अभी भी है, अब शायद नाम बदल गया उसका, शायद कुछ और नाम हो गया है। उसमें कोई अलवर से श्री गोपाल जी शर्मा करके एक आए थे, उन्होंने शाखा लगानी शुरू की वहाँ। ये 1958 की बात है। जी। उसमें मैंने शाखा में जाना शुरू किया। 2 महीने शाखा लगी, पर चूँकि वो
कांग्रेस का गढ़ था। वहाँ के जो राव साहब थे उनके ही गढ़ में एसटीसी लगती थी, वो कांग्रेस के एमएलए थे। एमएलए बन गए थे लेकिन कांग्रेस के उस समय कांग्रेस में सक्रिय थे, इसलिए वो दबाव के कारण दो महीने बाद बंद करनी पड़ी वो शाखा। लेकिन सबसे पहले संघ से परिचय मेरा 1958 में ही आया जी। उसके बाद मसूदा में रहते हुए जब भी गर्मी की छुट्टियों में कोई आते थे शाखा लगाने के लिए तो शाखा लगती थी, गर्मी की छुट्टियों में शाखा में जाते थे। दैनिक शाखा जाने का क्रम शुरू हुआ रीजनल कॉलेज में आने के बाद जी। अजमेर के 1965 में एडमिशन लिया था वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद दैनिक शाखा का क्रम शुरू हुआ। वो जो क्रम शुरू हुआ वो अब तक चालू है। इतना लंबा समय जो है आपने संघ में अनवरत रूप से आप कर ही रहे हैं कार्य। जैसे बता रहे हैं कि 1965 में आप रीजनल कॉलेज में पहुंचे और वहां से जो नियमितता हुई, तो इतना लंबा जो ये कालखंड रहा, इस दौरान किस तरह के कुछ विशेष अनुभव संघ का कार्य करते हुए कि जिसके कारण आप लगातार जुड़े रहे? नहीं तो अन्यथा कोई 5-7 वर्ष व्यक्ति देखता है किसी संगठन को, समझता है और फिर लगता है कि हाँ इसके बारे में तो मैं सब कुछ जान ही गया हूँ। मतलब बचपन से ही अपन बात करें तो वो अनवरत यात्रा अब तक चल रही है। तो ऐसे कुछ विशेष अनुभव दर्शकों के लिए आप बताएं। नहीं, विशेष तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे थोड़ी शिथिलता जब आने लगी तो इमरजेंसी लग गई। उस समय एक चुनौती सामने आई कि भाई ये बड़ी चुनौती है, काम करना है, जमकर काम करना है। तो इमरजेंसी की जो चुनौती थी, आपातकाल की, जो एक तरह से देश में एक वो काली रात थी एक तरह से, तो उसको हमने चुनौती माना, उसमें काम किया, इमरजेंसी में भी काम किया। और बाद में जब इमरजेंसी हटी तो फिर उत्साह आ गया कि भाई और काम करना है। ऐसे ही बीच बीच में कभी अयोध्या आंदोलन आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कोई आंदोलन आ गया। तो लगातार संघ की कार्य पद्धति ऐसी है कि उसमें पुश देने वाली बात कोई ना कोई लगातार चलती रहती है जी। आपकी पुस्तक जो है धर्म संस्थापनार्थ है, इसमें भी आपातकाल के कुछ प्रसंग इसमें भी लिखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि एक प्रसंग जो था वो कोई स्टेडियम में जाके, और स्टेडियम में जाके कोई क्रिकेट का मैच था शायद, उसमें जो है वो कुछ नारेबाजी हुई और उसमें आपकी कुछ भूमिका रही। हाँ, ये क्रिकेट का शौक मेरे को शुरू से है, बचपन से है। खेलने का मौका तो थोड़ा ही लगा, फिर शाखा में आने के बाद तो और मौका कम लगा। फिर तो कबड्डी ज़्यादा होती होगी। कबड्डी ज़्यादा हो गई, लेकिन क्रिकेट का शौक है, मैं क्रिकेट के मैचेस देखने भी जाता था। तो इमरजेंसी में एक दिलीप ट्रॉफी का मैच था सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। हमको लगा कि उसमें कुछ न कुछ करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए, कुछ नारेबाजी करनी चाहिए, किसी स्वयंसेवक को सत्याग्रह करने भेजेंगे। तो मैं खुद गया स्टेडियम में और मैंने स्टडी किया कि भाई जो जहाँ से कमेंट्री होती है, उस समय रेडियो थे, टीवी वगैरह थे नहीं जी। तो काफ़ी ऊंचा मंच था और वहाँ जाने के लिए एक सीढ़ियाँ लगा रखी थी उन्होंने। तो मुझको लगा कि इसमें किसी को पहुंचा दिया जाए तो वहाँ से सत्याग्रह करना ज़रा आसान होगा जी। लंबी तो बात नहीं हो रही है। नहीं आप बताएं। बिल्कुल। तो एक कार्यकर्ता हमने तैयार किया और वो जो है बाकायदा मैंने देखा था कि भाई 2-3-4 बार वो चाय लेके कोई ना कोई जाता है ऊपर। तो हमने उसको भी वैसे ही कपड़े पहना के चाय की ट्रे हाथ में दी और कहा भाई चाय ऊपर दे आओ जी। और सक्सेसफुली उसको ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर पहुंचने के बाद उसने चाय रखी अपनी ट्रे और वहाँ जयप्रकाश जिंदाबाद, आपातकाल मुर्दाबाद, ये सब नारे लगाने शुरू किए। तो वो सारे नारे जो है पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़े रेडियो से। और 5-7 नारों के बाद उसका वीरूमल जी नाम था उनका, जो स्वयंसेवक थे, पुरानी बस्ती में अभी भी रहते हैं वो। तो उनका मुंह बंद करके और 5-7 लोग, 2-3 लोगों ने उनको नीचे उतारा, फिर पुलिस पकड़ के ले गई, खूब जमकर उनकी पिटाई हुई। तो ये एक उसमें तो इस तरीके का आपकी जो चला, पुस्तक देख रहे थे तो फिल्मों का भी आपको शौक रहा है।
फिल्मों के बारे में भी जो है आपकी कुछ बातें हैं तो पुस्तक भाया बाता तो करला पाछे। हाँ। पहली एक सुंदर सो गीत सुनाया कहीं? नहीं, फिल्में मैं खूब देखता था। हाँ। जब पढ़ता था तब खूब फिल्में देखी मैंने। फिर तो संघ का काम करने के बाद मौका लगता ही नहीं था, लेकिन खूब फिल्में देखी। तो ऐसे फिल्में जब आपने देखी तो उनमें कोई गीत जो है किसी फिल्म का कोई ध्यान में आ रहा है विशेष जो आपको प्रेरणा देने वाला हो? हाँ। मनोज कुमार की एक फिल्म आई थी शहीद, अगर जी। आपने देखी हो। हाँ। मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा ये थे उसमें एक गीत था। वैसे तो सारे ही गीत बहुत बढ़िया थे, लेकिन एक गीत जो खासकर बढ़िया लगा, ए वतन हमको दे ही कसम, तेरी राहों में जहाँ तक बिछा जाएंगे। अनेक गीत हमारे को प्रेरित करते रहते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस प्रकार की पहचान जो है ये भारत की पहचान है, और इसी भारत के विचार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है। इस प्रकार की चर्चा कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी से हमारी हो रही है। पाथेयकण के आप संस्थापक संपादक हैं, 35 वर्ष तक पाथेयकण पत्रिका का आपने संपादन किया है। अब जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, विभिन्न जो है अवसर ऐसे आते हैं, चाहे कोरोना का समय रहा हो या कोई प्राकृतिक आपदाओं की बात आती हो, तो संघ के स्वयंसेवक किस प्रेरणा से सेवा कार्य करते हैं? क्या मैकेनिज्म है, किस क्या तरीके योगदान से? उनका रहता है उसमें? जी। नहीं, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये तो संघ का विचार यही है कि सारा समाज अपना है, और समाज पर अगर कोई कष्ट आता है तो समाज का कर्तव्य है कि उस कष्ट के समय सबकी सेवा करे। संघ का विचार ही है। तो जब भी कोई समाज बंधुओं पर कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई वैसी आपदा, कोई एक्सीडेंट हो गया हो कोई, उस समय स्वयंसेवकों को कहना नहीं पड़ता है, अपने आप अपनी प्रेरणा से वो निकल के सेवा कार्य के लिए जुट जाते हैं। अन्य संगठनों में ये देखने को मिलता है कि ऊपर से कोई ना कोई निर्देश होता है, फिर उसके बाद नीचे की इकाइयां सक्रिय होती हैं। तो क्या संघ में इस प्रकार का कुछ नहीं है? सीधे नहीं, मैंने कहा ना, ऊपर से निर्देश संघ में बिल्कुल नहीं आता है। जो नीति रूप में जो कोई बात है वो तय होती है, बाकी तो सब स्वतंत्र हैं। और सेवा कार्य के लिए भी कोई आदेश कोई नहीं आता है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे 1981 में बड़ी ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, तो उस समय सारे स्वयंसेवकों ने काम किया, निकले सब। मैं भी गया, गाँव में गया, मोटरसाइकिलों पर कीचड़ में, उसमें सब जो है जाके देखा हो। तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम जरूर करते हैं कि भाई जब सारा जो प्रयत्न चल रहा है वो एक तरह से योजनाबद्ध रूप से चले। इतना प्रयत्न जरूर करते हैं। बाकी कोई आदेश, स्वयंसेवक का मतलब है अपनी प्रेरणा से काम करने वाला, समाज को नेतृत्व देने वाला। तो वो कोई आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता है, आदेश मानने वाली वो कठपुतली भी नहीं है। जी। बहुत जोरदार बात इन्होंने कही है कि नीचे जो शाखा है वहां से जो है चीजें तय होती हैं, और कोई आदेश वाली बात नहीं, कोई कठपुतली वाली बात नहीं है। हर एक स्वयंसेवक जो है वो अपनी प्रेरणा से कार्य करता है। क्या खूबसूरती है इस संगठन की। पर उसके लिए कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन तो करना ही पड़ता है। कुछ तो बनाएंगे कि आपको ये करना है, हम इधर जाएंगे, आप इधर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं जी, कि भाई सब में जो है वो तालमेल रहे। सबका जो सामूहिक प्रयत्न सामूहिक परिणाम बहुत बढ़िया निकले। ये कोऑर्डिनेशन वो जो ठीक भी है, जरूरी भी है। जी। और संघ की बात करें तो अगर शहरी निकायों की बात करें और ग्रामीण निकायों की अगर हम बात करते हैं, शहरों में आपके पास सारी सुविधाएं मुहैया रहती है, लेकिन ग्रामीण एरिया में सब चीज़ नहीं संभव हो पाती है। तो वहाँ पर संघ किस तरीके से कार्य करते हैं? संघ कभी सुविधाओं के कारण संघ के स्वयंसेवकों ने काम नहीं किया। कभी सुविधाओं से मतलब संसाधनों का अभाव भी कह सकते हैं। नहीं, साधनों के भी कोई कभी चिंता नहीं की जी। हमेशा कठिनाइयों में, तकलीफ में, कष्ट में, उसी में काम करने का अभ्यास रहा। ये इसीलिए प्रार्थना में कहा है कि ये कंटकाकीर्ण मार्ग है। जी। संघ का जो मार्ग है ये कंटकाकीर्ण है, कांटों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो जब तक कठिनाइयाँ नहीं आए तब तक आनंद भी नहीं आता है काम करने में।
ये जो बात कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी कह रहे हैं, इसी तरह की बात संघ के कार्यकर्ता बहुत से गीत गाते हैं संघ के कार्यक्रमों में, संघ की शाखाओं में। उनमें से ये बात निकल कर आती है कि सुंदर सपने नव आकर्षण, सब छोड़ चले मुख मोड़ चले, वैभव सपनों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले, कांटों की राह हमारी है, साधन की ओर न ताकेंगे, मनमस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। इस जय जय भारत के लिए संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। और जैसा कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने बताया कि साधन हो, अभाव हो, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन में एक दृढ़ विचार है और उस विचार के लिए संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? प्रारंभ के जो प्रचारक थे उन्होंने तो कितनी कठिनाइयां झेली ये हमको अंदाजा ही नहीं है जी। अजमेर में जो आए सबसे पहले काम करने के लिए विश्वनाथ जी लिमाए, रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। तो क्या है कि कभी रोटी मिल जाती तो एक डोरी पर छेद करके रोटी में सुखा लेते थे रोटी को। अच्छा। 8-10 रोटियां जो है 15 रोटियां, जिन्होंने देखा वो बताते हैं। हमारा तो जन्म नहीं हुआ था उस समय। जी। और फिर जिस दिन भोजन का इंतजाम नहीं होता तो उसमें से 2 रोटी निकाली, उसको पानी में भिगोई, उसको खा लिया, दिन भर का काम उसी से चलाया। तो इस प्रकार के मतलब कठिनाइयों में संघ बढ़ा है, और कठिनाइयों में बढ़ा है इसीलिए संघ बढ़ सका है। पर अब तो खैर अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। आज क्योंकि शरद पूर्णिमा भी है तो हम सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही आपसे जानना ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, और खासतौर पर शरद पूर्णिमा पर भी रात्रि में कई जगह, कई पार्कों में देखने को मिलता है कि संघ के कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं। क्या कार्यक्रम रहता है शरद पूर्णिमा को संघ की शाखाओं में, और साथ ही की रोशनी में हाँ अन्य उत्सवों के बारे में भी आप बताएं। एक तो ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि उत्सव संघ के 6 हैं। शरद पूर्णिमा ये उत्सव नहीं है, उत्सव ये कार्यक्रम है। ऐसे नैमित्तिक कार्यक्रम बहुत सारे आते रहते हैं जी। और शरद पूर्णिमा पर तो हम प्रतीक्षा करते रहते थे कि शरद पूर्णिमा कब आए, क्योंकि खूब खीर बनती थी। रात के समय चांद की रोशनी में खुले मैदान में स्वयंसेवक इकट्ठे होते थे, 400, 500, 1000, 1500। अच्छा। और खूब खेल होते थे जमकर। उसके बाद वो ठंडी खीर जो है खाने को मिलती थी। तो हम तो प्रतीक्षा करते थे कि शरद पूर्णिमा कब आए। तो मस्ती जो रहती थी शरद पूर्णिमा की, उस मस्ती में से ही स्वयंसेवक बनते हैं। और संघ में अन्य जो उत्सव मनाए जाते हैं उनके बारे में क्या कहना है? कुछ 6 उत्सव हैं। विजयदशमी है जी, वर्ष प्रतिपदा है जिस दिन अपना नव वर्ष का प्रारंभ होता है। जी। रक्षाबंधन है, गुरु पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है। तो ये 6 उत्सव जो सामाजिक सरोकार हैं जिनके, जो समाज से, राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही उत्सव संघ ने अपने अब इसमें एक जिज्ञासा जो है, सामान्य व्यक्ति की जिज्ञासा एक ये हो सकती है कि समाज में जो है बड़े उत्सवों की बात करते हैं हम, तो होली और दीपावली ये बड़े उत्सव माने जाते हैं, लेकिन संघ की जो कार्यपद्धति है उसमें इनको सीधा सीधा स्थान वैसे नहीं दिया गया जैसे 6 उत्सवों की आप जो बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ विशेष जो है, जो 6 उत्सव चुने गए हैं उनके बारे में आप बताएं कि उनमें संघ ने ये विचार देखा होगा इसलिए उसको शाखा की कार्यपद्धति में विशिष्ट स्थान दिया है? हाँ, नहीं, जैसे विजयदशमी है तो आप भी जानते हैं कि भाई ये एक तो संगठन का संदेश देता है, सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है, और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसलिए विजय की कामना से जो है वो समाज में उत्पन्न होती है इसमें, इसलिए विजयदशमी का उत्सव है। जी। समाज में विजय का एक जो है सेंटिमेंट निर्माण करता है। और वर्ष प्रतिपदा वो वर्ष का प्रथम दिन है। रक्षाबंधन वो इसलिए है, पहले भी प्राचीन काल में भी ये था कि भाई सब लोग एक दूसरे के रक्षा बांधते थे जी। और रक्षा बांधते हुए ये प्रतिज्ञा करते थे कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे।
तो ये एक तरह से समाज में समरसता बढ़ाने का, समाज में एकात्मता बढ़ाने का ये एक रक्षाबंधन अवसर है। ये बाद में जो है जुड़ गई ये बात कि जो है बहनें भाई को राखी मारने लगी, प्रारंभ में नहीं था ये जी। इसलिए रक्षाबंधन उत्सव है। मकर संक्रांति का उत्सव जो है वो मकर संक्रमण में सूर्य जो है वो उसकी गति उत्तरायण की ओर हो जाती है, दिन जो है बढ़ने लगते हैं, रात्रि छोटे होने लगती है। तो ये इसको भी हमने ये माना कि भाई ये ऊर्जा का प्रतीक है कि ऊर्जा बढ़ती जाती है जी, रात्रि कम होती जाती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती जाती है। तो जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला जो संदेश देता है, इसलिए मकर संक्रांति का उत्सव जी। इसी प्रकार से जो सारे उत्सव हैं वो गुरु पूर्णिमा उत्सव है। भगवा ध्वज को गुरु माना है, उसका पूजन तो करते ही हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा उत्सव भी ये परंपरा से हमारे समाज में है। आज भी लोग गुरु की पूजा करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, किसी न किसी तरह से जो उसको जो है रिस्पेक्ट पे करते हैं। तो ये उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए समाज में जो है उत्साह का, समरसता का, एकात्मता का संदेश देने वाले ऐसे ही 6 उत्सव संघ में रखे गए हैं। जी। हम बात करते हैं स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज की। महिला जो होती है परिवार की धुरी होती है। अगर वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होगी तो स्वस्थ परिवार और समाज का निर्माण होगा। नारी के उत्थान के लिए, बच्चियों की बात करें अगर, उनके उत्थान के लिए क्या संघ की कोई कार्य योजना, कोई कार्य प्रणाली है? वैसे तो नारी का उत्थान ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी शब्द है। बच्चियों की बात करें, क्या है कि नारी का स्थान हमारे देश में इतना महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए जितनी भी ऊर्जाएं हैं जी, जैसे शक्ति का प्रतीक दुर्गा माता है जी, ठीक है ना, बिल्कुल। धन का प्रतीक है तो लक्ष्मी है, विद्या, ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, विद्या का प्रतीक सरस्वती है, माँ सरस्वती, बिल्कुल। पत्नी, पुरुष और स्त्री में जो प्रेम जो आपस में होता है उसकी प्रतीक राधे रानी है जी। तो सारे प्रतीक जितनी भी ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जा को ही हमने जो है ये प्रमुख माना है जी। भारतीय चिंतन में। ओंकार रूपी जो ऊर्जा है, हम कहते हैं उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ओंकार ध्वनि से, प्रकाश का भी निर्माण ध्वनि से ही हुआ है जी। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं भाई प्रकाश का जो स्रोत है वो ध्वनि है, ध्वनि से ही प्रकाश का निर्माण। तो ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उनकी प्रतीक नारियां हैं हमारे यहाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पुराने कार्यकर्ता रहे वो प्रसिद्धि से दूर रहे, प्रचार से दूर रहे, और एक शब्द चलता है प्रसिद्धि परांग मुक्ता। उसके बाद में जो है आपने जैसे बताया प्रारंभ में 1984 में जागरण पत्रिकाएं प्रारंभ हुई, और फिर लगभग 3.5 दशक तक आपने भी संपादन किया एक पत्रिका का। पत्रकारों के बीच में उठना बैठना रहा होगा। संघ के विचार को लेके सामान्य रूप से पत्रकारों के बीच में किस प्रकार का भाव बना रहा, जबकि बहुत लंबे समय तक दूरी बनी रही? देखिए, हर संगठन में 3 स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति होती है उपहास की जी, दूसरी होती है विरोध की, तीसरी स्वीकृति की। जी। तो हमको ध्यान है कि हम जब संघ की शाखा में जाते थे तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर। मोहल्ले के लोग हंसते थे, गांव के लोग हंसते थे, कस्बे के लोग हंसते थे, बड़ा मजाक उड़ाते थे। रीजनल कॉलेज में शाखा में जाते हैं तो बाकी लोग बहुत तंग कर देते हमको। तो वो विरोध की स्थिति थी उस समय, उपहास की स्थिति निकल चुकी थी। तो हम लोगों ने वो समय देखा है कि जब संघ को बड़ा ज़बरदस्त विरोध और बड़ी प्रताड़ना जो है सहन करनी पड़ती थी, वो हमने दौर देखा है। अब ये स्थिति स्वीकृति की है, लेकिन पत्रकारों की स्थिति बड़ी विचित्र है। हालांकि मैं भी पत्रकार ही हूँ, 1/4 पत्रकार हूँ, लेकिन मैं भी पत्रकार हूँ। तो लेकिन पत्रकारों का क्या है कि अभी मानस कुछ इस तरह का है कि वो एक तो कुछ जो है बड़ा भ्रम है
कुछ शब्द ऐसे प्रचलन में हैं कि जिनके कारण से बड़ी ज़बरदस्त जो है समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसे एक धर्म और रिलीजन, ये दो अलग शब्द हैं एकदम। धर्म और रिलीजन अलग अलग, धर्म और रिलीजन, पर सामान्यतः वो पर्याय ही मान लिया जाता है। हम धर्म और रिलीजन को एक में कर देते हैं, वो धर्म के रिलीजन, रिलीजन और रिलीजन के लिए धर्म। तो ये मुस्लिम है, ईसाई है, बुद्ध है, ये सब रिलीजन है। धर्म ये बहुत बड़ी व्यापक कल्पना है और बड़ी ऊंची कल्पना है। तो धर्म और रिलीजन, वैसे ही राष्ट्र की जो है वो परिभाषा देने में, संस्कृति, इन सब के कारण से बड़ा व्यामोह फैला हुआ है, बड़ा एक धुंध सी फैली हुई है। तो वो धुंध हमारे पत्रकार बंधुओं में भी है। वो क्लैरिटी जो होनी चाहिए चिंतन की, वो अभी नहीं बन पाई है। हो जाएगी, ठीक, धीरे धीरे हो जाएगी। पर अनुभव ये रहा कि ज़्यादातर पत्रकार संघ के विरोधी ही थे। जी। उसका क्या कारण मानते हैं आप? बहुत लंबे समय तक जो दूरी बनी रही एक प्रकार से, क्या वो भी एक कारण है? दूरी नहीं, दुष्प्रचार रहा ज़बरदस्त। संघ के खिलाफ जो दुष्प्रचार है, मुझको ध्यान है 1900 में जब रीजनल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय एक कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी। उनका एक ही काम था कि हर महीने कोई ना कोई नया आरोप संघ पर मढ़ देना। तो ये जो दुष्प्रचार था, उस दुष्प्रचार में पत्रकार नहीं, पर वो कहते हैं ना कि भाई जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आदमी का स्वभाव जैसी और बातें व्यवहार सुनाई भी एक सा पड़ेंगी नहीं होता। संसद में, जो सुनाई पड़ेगा, जो बाकी लोग कहेंगे, वो पत्रकार भी सुनेंगे। वो भी समाज का अंग है। पर संघ की सर जो मीटिंग्स होती होंगी, जो बैठक होती होगी, उनमें भी आपसी कई बार मतभेद होता होगा किसी न किसी चीज को लेकर। तो उनमें किस तरीके से सब लोग मिलकर, संघ के लोग कैसे संतुलन आप लोग बनाते हैं? नहीं, मतभेद होता ही था। निश्चित रूप से होता था, लेकिन मतभेद के कारण एक तो मनभेद नहीं होने दिया जी, और दूसरा उसके कारण कोई विवाद नहीं किया कभी भी। मेरी नीति हमेशा, मेरा जो विचार ये रहा कि विवाद से जो है किसी समस्या का हल नहीं होता है, न कोई चीज़ समझ में आती है जी। अपने आप समझ में धीरे धीरे आती रहती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि रिजर्व बैंक में जब भर्ती हुए तो हमारा पहला बैच था और उसमें हम 11 लोग थे जी। पहले बैच में। 11 में से 10 एंटी संघ थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, कुछ कांग्रेस के लोग थे। तो रिजर्व बैंक में भी उनसे वाद विवाद होता रहता था, लेकिन विचारों का ज़्यादातर तो मैं चुप ही रहता था, उनकी बातें सुन के मैं सुनता रहता था। वाद विवाद की स्थितियां बन जाती हैं कई बार, वैचारिक पक्ष अलग अलग होते हैं तो वो स्थिति अलग होती है। लेकिन संघ को जब हम देखते हैं तो लगता है कि आपने जैसे बात कही, एकात्मकता की बात कही, सामाजिक समरसता जो है वो एक बड़ा विषय है। पंचप्रण में भी एक ये विषय आता है। और संघ जो है सामाजिक समरसता को लेकर किस प्रकार से खासतौर पर काम कर रहा है? वैसे तो स्वयंसेवक सामाजिक समरसता के लिए दैनिक जीवन में भी प्रयास करते रहते हैं जी। हर जगह। वो संघ का स्वयंसेवक केवल शाखा में स्वयंसेवक नहीं है, वो 24 घंटे स्वयंसेवक है। तो स्वयंसेवक प्रयास करते ही रहते हैं। उसके अलावा जो उत्सव जैसे रक्षाबंधन उत्सव है जी, वो विशेष सामाजिक समरसता का है। उस दिन जो ऐसी बस्तियां जो पिछड़ी मानी जाती हैं, उन बस्तियों में स्वयंसेवक जाते हैं जी। रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनको घर पर बुलाते हैं, वो उनके घर पर जाते हैं, ये सब काम करते हैं जी। उसके अलावा सामाजिक समरसता मंच बना हुआ है, सामाजिक सद्भाव मंच भी बना हुआ है जी। उसके द्वारा विशेष रूप से प्रयास होता है कि भाई समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ आएं, एक साथ बात करें, विचार विमर्श करें, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी एक साथ मिलजुल कर बातचीत करके करें जी। संघ में एक बात जो है वो अनुशासन, ये एक ऐसी बात देखी जाती है जो संघ को एक प्रकार से हम कहते हैं कि विशिष्ट बनाता है। और वो कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि जो पथ संचलन की जब हम बात कर रहे थे कि एक साथ जो है 5 जगह से पथ संचलन चल रहे हैं और किसी एक स्थान पर एक ही समय मिलते हैं, सेकंडों का भी अंतर नहीं रह पाता, तो ये इतना कठोर अनुशासन जो है ये किस प्रकार से संभव हो पाता है? एक तो ये कठोर नहीं है,
अनुशासन है। हमारे लिए कठोर और अनुशासन क्या है कि ये मन से उत्पन्न होता है जी, लादना नहीं पड़ता है। तो हर स्वयंसेवक के मन में ये बात रहती है कि भाई मुझको ये काम करना है, ठीक से करना है, समय पर करना है जी, समय पर शाखा जाना है। 6 बजे अगर शाखा का समय है तो वो ऐसा नहीं है कि जब वो शाखा जाए तो 6 बजे। तो अनुशासन क्या है कि ये अंदर से आता है, ऊपर से नहीं आता है। थोपा जाए तो फिर वो रिएक्शन पैदा होता है जी। अंदर से जब अनुशासन आता है तो यही स्थिति बनती है कि भाई एकदम पांचों संचलन चले अलग अलग स्थानों से और एक समय पर सारे संचलन मिले जी। वो स्वानुशासन जो है अंदर से जब आता है अनुशासन तो ऐसी स्थिति बनती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में, और हमारे साथ में हैं पाथेय पत्रिका के संस्थापक संपादक जिन्होंने लगभग 35 वर्ष तक उस पत्रिका का संपादन किया, श्रीमान कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी, और उनसे अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सेवा का भाव आप इतने सालों से लेकर चल रहे हैं, बात करें अगर युवाओं के लिए, युवा कैसे जुड़े, तो युवाओं के लिए अगर कोई संदेश आप देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को एक ही बात कहनी है, वैसे तो ये दिखती भी है आजकल, लेकिन सारे युवा ये विचार करें कि राष्ट्र पहले है, बाकी वो खुद या परिवार या बाकी सब चीज़ें बाद में जी। ये विचार प्रत्येक युवा करे, ये आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, ये राष्ट्र की भी आवश्यकता है, परिस्थितियों की भी आवश्यकता है जी। और ये भाव युवाओं में काफ़ी जागृत होता दिखता है, काफ़ी है, थोड़ा और प्रयत्न करने की ज़रूरत है। तो युवाओं में भी ये विचार आगे बढ़े कि राष्ट्र प्रथम है और इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है, ऐसा कहना है पाथेय के पूर्व संपादक संस्थापक संपादक श्रीमान कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी का। कन्हैयालाल जी, आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से आपने अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।